माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब बढ़िया से एंजॉय कर रहे होंगे, घर पर खूब मस्ती कर रहे होंगे। मेरा नाम शिवम अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर सीरीज ऑफ चैप्टर 2 सॉल्यूशंस एंड दिस इज लेक्चर 8 ऑफ आवर लेक्चर सीरीज सॉल्यूशन। देखिए, जो लास्ट लेक्चर था लेक्चर 7, उसमें हमने क्या कवर किया था, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और उस लेक्चर के साथ ही आपका ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया था। 75% आपका 80% चैप्टर कह सकते हैं आपका फिनिश हो गया था। इस चैप्टर में अब आपका सिर्फ क्या बचा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में बची हैं, जो कि आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस लेक्चर की जो आन बान शान और जान है वो सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं हमारे। कौन कौन से, जो एक तो मैंने शुरू में आपको कंसंट्रेशंस पढ़ाई थी, उसके फॉर्मूलाज वगैरह न्यूमेरिकल्स कराए थे, एक तो वो, दूसरा हेनरी लॉ, तीसरा रॉल्ट लॉ और चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो इन 4 टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से कवर कर लेगा उसको ये मान के चलिए बिल्कुल सॉल्यूशन चैप्टर का वो मास्टर बन चुका है और उसका 1 मार्क्स भी एग्जाम में कहीं से कहीं तक नहीं कटने वाला। तो इस चैप्टर को ये जो 4 टॉपिक्स हैं मैंने आपको बताए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से करके चलने हैं। और मेन चीज़ है इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स 1 या 2 बिल्कुल आएंगे ही आएंगे आपका, चाहे वो होम एग्जाम हो और बोर्ड में तो डेफिनेटली आते ही हैं। तो आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कहाँ से बनते हैं, इन टॉपिक्स से बनते हैं जो मैंने आपको ये 4 टॉपिक्स बताए हैं। तो इन चारों टॉपिक्स को बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको चलना है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारा 8 है और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली बात तो ये कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या हो जाएगी मेरी, ये मुझे तो अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करनी है आज के लेक्चर में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पहला क्वेश्चन आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी क्या होती हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, किन प्रॉपर्टीज को मैं कहूँगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मेरे सॉल्यूट पार्टिकल की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। मतलब सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करने से किसी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क आएगा, कोई डिफरेंस आएगा, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्या हो गई इसकी डेफिनेशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दैट प्रॉपर्टी नोन टू बी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी 4 तरीके की होती है। पहली आपकी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम बारी बारी से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सेंटेंस को एक बार दोबारा से पढ़िए। आपको क्या समझ में आ रहा है इस सेंटेंस से, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर हमारा लोअर हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो कम कब हो रहा होगा, ये सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करने के बाद। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल चीज़ों को बहुत इजी से कामली समझ के चलना है, जो टर्म दे रखी है उससे रिलेट करना है, आपकी केमिस्ट्री बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन मेरी क्या हो जाएगी कि सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करने से किसी भी लिक्विड में उसका जो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, उसी को हम बोलेंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
मीन्स द lowering of vapor pressure occur by adding some solute particle in any liquid that is known to be relative lowering of vapor pressure। और मैंने आपको रॉल्ट लॉ पढ़ाया था, उसमें आपको रॉल्ट लॉ का फॉर्मूला भी बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। क्या बताया था रॉल्ट लॉ से मैंने? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एक्स बी। पी नॉट ए क्या है? पी नॉट है मेरा, पी नॉट ए है मेरा प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, और पी ए हमारा, पी ए है हमारा वेपर प्रेशर उसी लिक्विड का सॉल्यूशन में, और जो हमारा एक्स बी है वो क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए यहां से क्या निकल का है, एक स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया था, ये क्या है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या कह सकते हैं इसको, जब ये हमारा रॉल्ट ने दिया था तो क्या कह सकते हैं कि रॉल्ट लॉ इज डिफाइंड एज द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बी मतलब सॉल्यूट, ए मतलब सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गया। इसको फर्दर आगे डिराइव भी कर सकते हैं। किस तरीके से? ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला को खोल लीजिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। तो एक्स बी को मैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकता हूं, और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब डब्ल्यू अपॉन एम। एन बी की जगह क्या रख सकता हूं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एन ए की जगह क्या रख सकता हूं? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। और एन बी की जगह क्या रख सकता हूं मैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये मैंने रख लिया। अब एक चीज बताइए, ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? ए आ रहा है सॉल्वेंट के। ये नंबर ऑफ मोल्स मेरे किसके हैं? सॉल्यूट के। अब अगर मैं मान के चल रहा हूं कि सॉल्यूशन मेरा बहुत डाइल्यूट है, डाइल्यूट मतलब बहुत ही ज्यादा पतला है। पतला होने का मतलब क्या है? डाइल्यूट होने का मतलब क्या है? कि सॉल्यूट उसमें बहुत जरा सा होगा, बिल्कुल जरा सा सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट उसमें बहुत ज्यादा होगा। तो अगर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो हम सॉल्यूट के मोल्स को निग्लेक्ट कर सकते हैं? नहीं भाई, कहाँ तो 1 करोड़ रुपए और कहाँ 1 रुपया। तो 1 रुपये को आदमी निग्लेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन वहीं 1 करोड़ रुपए ना हो, अगर 1 ही रुपया हो तो फिर उसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर 1 करोड़ से कंपैरिजन करेंगे 1 रुपये की, तो निग्लेक्ट किया जा सकता है। तो सॉल्वेंट हमारा, सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट हमारा बहुत ज्यादा और सॉल्यूट हमारा बहुत कम, तो इस टर्म को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी इसको भी निग्लेक्ट कर देंगे फिर तो इसकी तो हम कंपैरिजन कर ही नहीं रहे किसी से, लेकिन ये दोनों साथ में लिखे हुए हैं तो इनकी कंपैरिजन हो सकती है। तो इस टर्म को, ये वाली टर्म हमारी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी हमारी सॉल्वेंट वाली टर्म से। तो इस वाली टर्म को डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? सिर्फ मेरा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये रह जाएगा। ये हमारी टर्म निग्लेक्ट हो गई। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली टर्म है इसको उल्टा घुमा के ऊपर ले आएंगे। क्या बन जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी तो ऐसे ही रहेगा मेरा, ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम ए और डब्ल्यू ए हमारा नीचे आ जाएगा इस तरीके से। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है जिस सॉल्यूट की वजह से हमारा वेपर प्रेशर लोअर हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मतलब सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास मतलब m और सॉल्यूट का mb, मतलब मुझे mb कैलकुलेट करना है। तो mb को, इसको एक तरफ को रख लो, बाकी सबको एक तरफ को ले आओ, तो मेरा mb इधर हो जाएगा और बाकी p नॉट a ऊपर आ जाएगा। और हमारा p नॉट a ऊपर आ गया, देखो ये आ गया, p नॉट a माइनस पी ए हमारा नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, और ये हमारा ऐसे डब्ल्यू बी इंटू एम ए, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, और डब्ल्यू ए हमारा नीचे आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, जिसमें हम किसका फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का, लेकिन किसके लिए? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए ये फॉर्मूला मेरा बन गया। तो ये थी मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से थी। इस वाले फार्मूले से और इस वाले फार्मूले से हम न्यूमेरिकल ड्राइव कर सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उसके बाद अब
मेरी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस सेंटेंस से समझिए क्या आ रहा है। एलिवेट मतलब बढ़ना, या फिर इसको चढ़ना भी कह सकते हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और क्या इंक्रीज हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट। और क्या पढ़ रहे हैं हम? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मतलब सॉल्यूट ऐड हो रहा है। तो क्या इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सोच के बताइए। मतलब कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो रहा है कुछ सॉल्यूट पार्टिकल को अगर हम लिक्विड में ऐड कर दें, किसी लिक्विड में अगर हम कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कर दें, उसकी वजह से हमारा उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये उसको क्या कहेंगे हम? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? क्योंकि हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है सॉल्यूट पार्टिकल के ऐड होने से, तो ये हमारी क्या हुई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का लें तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा? मान लीजिए मैंने T1 मान लिया कि हमारा जो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था T1, लेकिन जब हमने सॉल्यूशन तैयार करा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया T2। बात आई समझ में? उसका बॉइलिंग पॉइंट T2 हो गया। अब जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज जो आता है हमारा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा के साइन से, जो ट्रायंगल की तरह होता है। और चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट वाला, तो डेल्टा टी भी इसको लिख सकते हैं। तो ये T2 हमारा ज्यादा होता है और T1 हमारा कम होता है, क्योंकि ये सॉल्यूशन का है, एलिवेट हुआ बाद में, तो T2 हमारा ज्यादा है और T1 हमारा कम। तो चेंज कैसे निकालते हैं? बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, चेंज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा हमारा? T2 माइनस T1। ये हमारा चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा आ गया। अब देखिए, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो होता है मोलैलिटी के। किसके? मोलैलिटी। मोलैरिटी नहीं कह रहा हूं मैं, मोलैलिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट? मोलैलिटी के, मतलब स्मॉल m के। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा कि कोई, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का हम साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट भी तो लगाते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट में लगाऊंगा k और उसकी सरफेस में b। जो हमारा k भी है ये कांस्टेंट है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए इसको क्या बोलेंगे? इब्लियोस्पिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? इब्लियोस्पिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए k भी आ जाएगा हमारा इब्लियोस्पिक कांस्टेंट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। इसको आगे फर्दर भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो मेरा मोलैलिटी है, स्मॉल m है, इसका फॉर्मूला खोल दो। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा? जब हमने मोलैलिटी पढ़ा था कि वैसे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। लेकिन अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स क्या खोल देंगे हम? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मतलब WB अपॉन MB इंटू 1000, क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। और नीचे क्या आ गया हमारा? सॉल्वेंट का मास या फिर वेट। तो ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला है, ये यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल टू KB डॉट WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। M की जगह हमने ये पुट कर दिया सिर्फ। उसके बाद अगर जैसे मैंने यहाँ पे मास निकाला था, मोलर मास निकाला था सॉल्यूट का, यहाँ पे भी अगर मुझे उस सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है तो इसको एक तरफ कर दो, इसको एक तरफ कर दो, बाकी सब टर्म्स एक तरफ कर दो। तो इसको ऊपर ले आएंगे, ये नीचे आ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? MB इज इक्वल्स टू KB WB इंटू 1000 अपॉन ये क्या आ जाएगा नीचे? डेल्टा TB इंटू WA। ये हमारा इसका भी फॉर्मूला तैयार हो गया, जो कि हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन क्वेश्चन में काम आने वाला है। उसके बाद बात आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? मतलब जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है किसी भी चीज का, वो डिप्रेस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। और डिप्रेस कब होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, मतलब उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करने के बाद हमारा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये इसका आपको बिल्कुल लाइव एग्जांपल बताता हूँ, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। जैसे कि आपके आइसक्रीम वाले जो गाड़ी चलती हैं, छोटे छोटे ठेले चलते हैं आइसक्रीम वाले, उनमें बर्फ होता है।
और वो बर्फ़ में क्या मिला के रखते हैं, सॉल्ट मिला के रखते हैं, नमक मिला के रखते हैं, जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, डिप्रेस हो जाए। सॉल्ट क्या है, हमारा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट को मिला के रखते हैं जिससे उसका फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेस हो जाता है और वो बर्फ़ पिघलता नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जाम्पल है। तो देखिए अगर मैं T1 की बात करूं, ये सॉल्वेंट का मैंने फ्रीजिंग पॉइंट मान लिया कि इसका T1 है और T2 इसका सॉल्यूशन का मेरा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो सॉल्यूशन जब बना तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया, सॉल्यूट ऐड करा तो सॉल्यूशन बन गया, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। तो कम ये वाला हुआ, ये वाला ज़्यादा हुआ, तो डेल्टा TF मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, T1 माइनस T2। देखिए यहाँ देखिए T2 माइनस T1 था और यहाँ पे T1 माइनस T2 है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे T2 बड़ा था इसलिए T2 में से T1 माइनस करा, और यहाँ पर T1 बड़ा है तो इसलिए T1 में से T2 माइनस कर रहे हैं। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली इसमें भी यही पता चला, जो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके, मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलैलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हम कोई कांस्टेंट लगाएंगे, जैसे इसमें KB लगाया था, इसमें क्या लगा देंगे, KF लगा देंगे। KF को क्या बोलेंगे हम, काइरोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं। अब जो M है हमारा मोलैलिटी, एक तो हमारा फॉर्मूला यही बन गया। अब जो ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी को भी फर्दर हम आगे डिराइव कर सकते हैं, आगे इसका फॉर्मूला खोल के नया फॉर्मूला बना सकते हैं। M की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे, W इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें वही सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ये वाली टर्म एक तरफ लिख देंगे, बाकी सब टर्म एक तरफ, ये नीचे आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। और उसके बाद हमारी जो फोर्थ टर्म आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारी फोर्थ टर्म होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, हमारी फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस किसे कहते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है हमारा कि हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर फ्लो ऑफ लिक्विड हो रहा है वो भी किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। और मैं इंग्लिश में अगर बात करूं प्योर डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन की, द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट प्रोसेस इज नोन टू बी ऑस्मोसिस। जैसे कि किशमिश होती है, किशमिश को अगर आप पानी में भिगो के रख दें तो वो सुबह को किशमिश फूल जाएगी, नहीं फूल जाएगी। बादाम को पानी में भिगो के रख दें तो वो सुबह को वो बादाम फूल जाता है, नहीं फूल जाता है। क्यों, क्योंकि पानी हमारा लोअर कंसंट्रेशन का है, किशमिश के अंदर क्या है, हमारी हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो लोअर कंसंट्रेशन मतलब पानी हमारा किशमिश के अंदर चला जाता है और उसको फुला देता है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हो रहा नहीं हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को जो हमारा प्रेशर प्रोसीड करता है, जिस प्रेशर से ये हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस प्रोसीड होता है, उस प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी इसका डेरिवेशन बचा है, वो डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो भी इससे रिलेटेड इंटेक्स क्वेश्चन हमारे बचे हैं या फिर एक दो एग्जाम्पल, वो हम इनसे रिलेटेड देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बिल्कुल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एक और लेक्चर मिलेगा एग्जाम डोज के नाम से। जैसे मैंने सॉलिड स्टेट का एग्जाम डोज आपको बना के दिया था कि मतलब पूरा चैप्टर आधे घंटे में फिनिश कर दिया था रिवीजन के तौर पे, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है। इसी तरीके से सॉल्यूशन का भी एग्जाम डोज हम आपके लिए तैयार करेंगे, वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो 2 लेक्चर में आने वाले में ये चैप्टर बिल्कुल आपका फिनिश हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हम NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से हमारा एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए हैं, सारे इंटेक्स क्वेश्चन हम कर लेंगे, पूरा चैप्टर बढ़िया करके हम 100% इसको परफेक्टली कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और उसके डेरिवेशन के बारे में जानना है और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वीडियोस को लाइक किया कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।